हाँ भाई फाइनल ईयर। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंट ग्लैंड्स के बारे में, तो ये सेंट ग्लैंड्स जो है ये एक्चुअली सभी मैमल्स में अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसे देखिए, जब हम बात करें सेंट ग्लैंड्स की, तो सेंट ग्लैंड्स हर एनिमल में अलग अलग प्रेजेंट होगी। जैसे जो पिग्स होते हैं उनमें वो खुरों के पास स्थित होती है, ठीक है। बैट्स, चमगादड़ में ये चेहरे पर होते हैं। हिरन में सिर पर आंखों के पास स्थित होते हैं। वहीं कुत्ते में मतलब डॉग में ये कहाँ स्थित होते हैं? दुम के पास स्थित होंगी ये, ठीक है। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि ये सब अलग अलग जगह पर इसमें सेंट ग्लैंड्स पाई जाती है। जरूरी नहीं है सभी एक ही जगह उपस्थित हो, हर एक मैमल में अलग अलग जगह उपस्थित होती है सेंट ग्लैंड्स। और इनका काम क्या होता है? इनका सिर्फ एक ही काम होता है, वो होता है लिंगार्षक। मतलब अपने जो साथी को, चाहे अगर मेल में है तो अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है? अपने इन्हीं सेंट ग्लैंड का उपयोग किया करता है, जिसकी वजह से उनका जो साथी होती है वो हमेशा उनकी तरफ खींची चली जाती है, ठीक है। तो ये बात रही सॉरी इसमें मैमल्स में सेंट ग्लैंड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इसमें मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। मैमल्स है तो जाहिर सी बात है मेमोरी ग्लैंड्स तो होंगी ही होंगी, मतलब स्तन ग्रंथियां तो होंगी ही होंगी, ठीक है। तो स्तन ग्रंथियां जो है वो किस में पाई जाती है? मैमल्स का ये की कैरेक्टर होता है। और ये क्या चीज स्रावित करती है? ये हमेशा दुग्ध का स्त्रावन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की है इनकी स्किन में पाई जाने वाली कुछ ग्रंथियों के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने एपिडर्मल स्केल्स के बारे में। देखिए क्लास, जब हम बात करते हैं एपिडर्मल स्केल्स के बारे में, तो हर एक जंतु में एपिडर्मल स्केल किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट रहते ही रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें फिशेज एंड एम्फीबिया के बारे में, मछली और उभयचर जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि फिशेज में तो एपिडर्मल प्रेजेंट रहते हैं, है ना। क्योंकि मछलियों आज ये सब चीजें तो आपके सिलेबस में भी हैं कि तरह तरीके के जो आपके स्केल्स हैं जो मछलियों के ऊपर पाए जाते हैं वो आपके सिलेबस में भी हैं। तो आपने सुना होगा मछलियों के ऊपर जो कुत्ता मछली की अगर हम बात करते हैं मतलब स्पोलियोडॉन की, तो उसके स्केल्स को हम क्या बोलते हैं? प्लेकोइड स्केल,
क्या कहते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स कहा जाता है। जबकि एम्फीबिया पर किसी भी प्रकार के एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी एम्फीबिया में ये प्रेजेंट भी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट रेप्टाइल्स। तो क्लास, जब हम बात करते हैं रेप्टाइल्स के बारे में, तो रेप्टाइल्स में एपिडर्मल स्केल्स जो है वो जनरली देखने को मिलेंगे इस स्नेक्स में। ये जो स्नेक्स होते हैं उनमें एपिडर्मल प्रेजेंट रहते हैं स्केल। आपने देखा भी होगा कि जो आपके वो होते हैं सांप, उन पर क्या रहते हैं, उन पर किसी न किसी प्रकार के शल्क उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से त्वचा जो है बहुत खुरखुरी पता चलती है ना। तो उसका रीजन जो है वो ये स्केल्स ही होते हैं। और सबसे खास बात क्या है कि हम उन्हीं शल्क के आधार पर, मतलब उन्हीं स्केल्स के आधार पर हम किसी भी सांप को पहचान सकते हैं कि ये सांप विषैला है या नहीं है, कि ये सांप विषैला है या विषहीन है, मतलब पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है। तो इसके बारे में हम लोग किस तरह पता लगा सकते हैं, इसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ स्केल्स की वजह से ही हम पता लगा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सांप को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह पहचानेंगे कि कोई सांप आपका जहरीला है या नहीं है।
हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं शल्कों के बारे में, वो भी सरीसृप में, मतलब रेप्टाइल्स में, ठीक है। तो सरीसृप में जो शल्क होते हैं, जो स्केल्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जो ऊपर की तरफ शल्क उपस्थित होंगे उन्हें हम कहते हैं डोर्सल स्केल, जो नीचे की तरफ शल्क उपस्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रल स्केल, ठीक है। ये तो बात रही एक। अब इसमें एक खास बात क्या होती है कि इनके जो ये शल्क होते हैं, ये जो स्केल्स आप देख रहे हैं, ये स्केल एक दूसरे को कुछ इस तरह से आधे ढके हुए रहते हैं। अब मैं अगर तीसरा और लगाऊंगी तो कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे को इस तरह से आधा कवर करके रखती है, ठीक है ना। तो और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या करके रखते हैं ये हमेशा? ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये शल्क जो है एक तो दो प्रकार के होते हैं, डोर्सल स्केल्स एंड वेंट्रल स्केल, और साथ में ये सभी शल्क जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप किए रहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार के शल्क जो है वो आपके सांप में भी पाए जाएंगे, और बाकी के जितने भी सरीसृप होते हैं उन सब में इसी प्रकार के शल्क पाए जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि सांप जो है समय समय पर मोल्टिंग की प्रोसेस करता है। तात्पर्य कि वो क्या करता है? केचुली उतारता है ना, केचुली उतारता है। तो वो उस वक्त करता क्या है? एक्चुअली वो अपने जो डोर्सल स्केल्स होते हैं इन्हें अपने शरीर पर से हटा देता है, ठीक है। लेकिन ये जो खास बात इसकी क्या है कि ये जब भी ये जो सांप है ये तभी अपनी मोल्टिंग की प्रोसेस करेगा, तभी केचुली उतारेगा जब उसके डोर्सल स्केल के नीचे वेंट्रल स्केल बन चुके होंगे। अगर वेंट्रल स्केल नहीं बने होंगे तो ये कभी भी डोर्सल स्केल्स को नहीं हटाएगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि मतलब वेंट्रल स्केल्स का बनना। अगर ये वेंट्रल स्केल नहीं बनेंगे तो ये डोर्सल स्केल्स को कभी हटाएगा ही नहीं, तो केचुली नहीं उतारेगा, ठीक है। तो ये तो बात रही एक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि हम इन्हीं शल्कों के आधार पर हम सांपों को ये पहचानते हैं कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा आपका नॉर्मल है, मतलब कौन सा पॉइजनस है और कौन सा नॉन पॉइजनस। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप कोई ऐसा सांप देखते हैं जो पानी में रहता हो, पानी से मतलब है कि जो कहाँ रहता हो? समुद्र में रहता हो, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, एक तो वो समुद्र में रहता हो और एक उसकी जो पूंछ हो, ठीक है ना, समुद्री सांप के साथ साथ उसकी जो पूंछ हो वो कैसी होगी? लेटरली कंप्रेस्ड। अब बता देती हूँ इसका मतलब सॉरी, लेटरली कंप्रेस्ड मतलब साइड से चिपकी हुई, मतलब चपटी टाइप की होगी, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई स्नेक है जो कैसा है, पानी में तो रहता ही है, साथ में उसकी जो पूंछ है वो कैसी है? थोड़ी चपटी प्रकार की है। तो इस प्रकार का सांप हमेशा विषैला मिलेगा। कैसा मिलेगा? विषैला, मतलब पॉइजनस होगा, वो पॉइजनस स्नेक होगा। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा सांप है जो समुद्री तो है ही, साथ में उसकी पूंछ जो है वो थोड़ी सी गोल हो, पूंछ कैसी हो? थोड़ी सी राउंडेड शेप लिए हुए हो पीछे से, तो इस प्रकार का जो सांप होगा वो कैसा भी हो सकता है? विषैला भी हो सकता है और विषहीन भी हो सकता है। मतलब वो आपका कैसा होगा? या तो पॉइजनस भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पॉइजनस है या फिर वो नॉन पॉइजनस है। तो अब इस टाइप की जब कंडीशन आ जाती है तब हम क्या करते हैं? तब हम उस मतलब पूरे सांप को अध्ययन करते हैं कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी पूरी बॉडी पर किस प्रकार के शल्क उपस्थित है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं? अब हमने देखा कि उसकी बॉडी पर, उसकी पूरे बॉडी पर छोटे छोटे शल्क उपस्थित थे। क्या थे? छोटे छोटे शल्क उपस्थित थे, ठीक है। तो छोटे छोटे शल्क उपस्थित होने की वजह से ये कैसा हुआ? ये विषहीन होगा, मतलब नॉन पॉइजनस होगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या देखा कि इसमें छोटे छोटे शल्क तो उपस्थित है ही, साथ में थोड़े से बड़े बड़े शल्क भी उपस्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार का जब आप देखते हैं तो इस तरह की कंडीशन में क्या होगा?
ये भी विषहीन होगा। कैसा होगा? विषहीन होगा। ठीक है मैम, टाइम है? अच्छा टाइम है। देखिए वहीं अगर हम ऐसा देखते हैं, जब हमारे पास है कि इस टाइप का जंतु जो है, मतलब इस टाइप का सांप है, वो विषहीन होगा, या कभी कभी इस टाइप का विषैला भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जब हमारे पास फिर से वही कंडीशन आ गई कि दोनों ही हो सकता है, पॉइजनस भी हो सकता है, नॉन पॉइजनस भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर हम उसके माउथ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसका जो मुंह है, फिर हम उसका अध्ययन करेंगे कि अब हमने देखा कि उसका जो सांप का पूरे मुंह पर छोटे छोटे शल्क उपस्थित थे। ठीक है, इसके मुंह पर भी क्या है, छोटे छोटे शल्क उपस्थित है। तो इस तरह का जो सांप होता है वो कैसा होगा, वो आपका विषैला होगा, मतलब पॉइजनस होगा। बस ये वाला और कंप्लीट कर दूं, बाकी कल बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने कभी ऐसा देखा कि जहाँ पर छोटे छोटे शल्क तो उपस्थित है ही, लेकिन इसकी आंखों के पास कहीं कहीं बड़े बड़े शल्क भी उपस्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार का जब आप सांप देखते हैं तब वो कैसा होगा, वो विषैला भी हो सकता है और विषहीन भी हो सकता है, वो दोनों ही प्रकार का हो सकता है इस प्रकार का सांप। ठीक है, तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के 3 जो है ये डायग्राम आपको कल बताए जाएंगे।